अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 7 वाटर ट्रीटमेंट में उसको हम डिस्कस करेंगे, स्केलिंग एंड कूलिंग वाटर सिस्टम। और अब उसमें डिटेल जो है वो हम चूँकि एडिटिव्स की कर रहे थे तो थ्रेशोल्ड इनहिबिटर्स जो हैं उनको अब हम डिस्कस करेंगे, उनका मोड ऑफ एक्शन, उनकी टाइप्स और वाटर ट्रीटमेंट में उनकी कैसे इस्तेमाल कैसे किए जाते हैं। और अब स्केल कंट्रोल कूलिंग वाटर सिस्टम में होगा कैसे। और अब जो थ्रेशोल्ड इनहिबिटर्स हैं वो उनके 3 मोड ऑफ एक्शंस हैं, 3 मोड ऑफ एक्शंस जैसे स्लाइड में आपको शो हो रहा है। इंटरफेरेंस विद क्रिस्टल ग्रोथ, न्यूक्लिएशन डिसरप्शन और थ्रेशोल्ड इफेक्ट। और अब हम एक एक करके अब इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। प्राइमरी गोल इसमें यह है, दिस मटेरियल अफेक्ट द काइनेटिक्स ऑफ न्यूक्लिएशन एंड क्रिस्टल ग्रोथ ऑफ स्केल फॉर्मिंग सॉल्ट्स एंड परमिट सुपर सैचुरेशन विदाउट स्केल फॉर्मेशन। लाज़मी बात है कि ब्लीड ऑफ कम से कम करना है। जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये डिस्कस किया था कि ब्लीड ऑफ और पीएच कंट्रोल से भी सिस्टम को स्केल फ्री रखा जा सकता है, लेकिन उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, पानी ड्रेन ज़्यादा होगा। और अगर हम पानी का ड्रेन कम करेंगे तो सुपर सैचुरेशन ज़्यादा होगी, उससे प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। तो उस प्रेसिपिटेशन को हमने सुपर सैचुरेशन तक भी लेके जाना है सॉल्ट्स को। टीडीएस को भी थोड़ा सा बिल्ड करना है, और वो जो टीडीएस बिल्ड हो वो प्रेसिपिटेट आउट ना हो। तो उसके लिए हमने थ्रेशोल्ड इनहिबिटर्स हैं वो यूज़ करने हैं। और जैसे आपको ये शो हो रहे हैं कि ये एंटी स्केलेंट्स जो हैं स्केल फॉर्मिंग आयंस के साथ कैसे इनहिबिशन मेकानिज़म अपना शो कर रहे हैं कि थ्रेशोल्ड इनहिबिशन में जो एक्टिव क्रिस्टल्स हैं वो उनके ऊपर इन्होंने अपनी कोटिंग कर दी हुई है। और अब न्यूक्लिएशन डिसरप्शन भी आप उसमें शो हो रही है, क्रिस्टल मॉडिफिकेशन भी इससे एक तस्वीर में। और ये क्रिस्टल कैसे जो हैं ये एंटी स्केलेंट्स और ये वाले थ्रेशोल्ड इनहिबिटर्स जो हैं वो कैसे इनको कंट्रोल करेंगे। अब मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इनका क्या है, इंटरफेरेंस विद क्रिस्टल ग्रोथ। तो ये एक एडजॉर्प्शन मैकेनिज़्म है कि जो क्रिस्टल बन रहा है उसकी सरफेस के ऊपर इसकी एडजॉर्प्शन हो जाएगी इस थ्रेशोल्ड इनहिबिटर की। और इससे क्या होगा, थ्रेशोल्ड इनहिबिटर्स प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ स्केल क्रिस्टल्स बाय एब्जॉर्बिंग ऑनटू द क्रिस्टल सरफेस, डिस्टर्बिंग द लैटिस स्ट्रक्चर एंड स्लोइंग डाउन द रेट ऑफ एट विच स्केल फॉर्म्स। तो एक किस्म का डिले फिनोमिना है कि अगर थ्रेशोल्ड इनहिबिटर्स नहीं होंगे तो प्रॉम्प्टली वहाँ प्रेसिपिटेशन होगी। तो इन्होंने प्रेसिपिटेशन को थोड़ा डिले करना, उस डिले में हमें ये फ़ायदा होगा कि एक तो टर्बुलेंस में वाटर जो टर्बुलेंट वेलोसिटी है उसमें हमें ये फ़ायदा है कि हीट ट्रांसफ़र एरिया से एक तो वहाँ प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, और उसके अलावा भी इन्होंने नॉन हीट एक्सचेंज एरिया जैसे पाइप्स वगैरह होते हैं और लो फ्लो एरिया, वहाँ भी इन्होंने उनको बैठने नहीं देना, उनकी एडजॉर्प्शन उनकी सरफेस के ऊपर हो जाएगी। और अब कंटिन्यू हम कर रहे हैं थ्रेशोल्ड इनहिबिटर्स का जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है। एज आयन क्लस्टर्स इन सॉल्यूशन बिकम ओरिएंटेड मेटास्टेबल माइक्रो क्रिस्टलाइट्स हाईली ओरिएंटेड आयन क्लस्टर्स आर फॉर्म। जैसे ही वहाँ टीडीएस बिल्ट होना शुरू हो जाएंगे तो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। At the initial stage of precipitation, the microcrystallite can either continue to grow, forming a larger crystal with a well-defined lattice or dissolve. अब यहाँ ये बात हो रही है कि या तो क्रिस्टल जो ग्रो करेगा, क्रिस्टल ग्रो करके अपना साइज़ बड़ा करेगा, या ये है कि वहाँ पीएच कंट्रोल के साथ हम उसको डिज़ॉल्व कर लेंगे। और इसमें ये होगा कि जो थ्रेशोल्ड इनहिबिटर है उसने वहाँ डिले प्रेसिपिटेशन को थोड़ा सा डिले किया। तो उसमें ये कि इन द मीन वाइल हमने पीएच को भी कंट्रोल लगाया हुआ है, तो उसमें हमारे लो पीएच पे या ये डिज़ॉल्व हो जाएगा या ये डिज़ॉल्व प्रेसिपिटेट आउट नहीं होगा। थ्रेशोल्ड इनहिबिटर्स प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन बाय, वही बात, अगेंस्ट एब्जॉर्बिंग ऑन द न्यूली इमर्जिंग क्रिस्टल ब्लॉकिंग एक्टिव ग्रोथ साइट्स। तो जो क्रिस्टल का ग्रोथ होगा जहाँ से क्रिस्टल ने ग्रो करना है उसके ऊपर जब इनकी एडजॉर्प्शन हो जाएगी तो अब एक क्रिस्टल के साथ दूसरा क्रिस्टल ऐसे जब ग्रो करते हैं तो ऐसे स्केल जो है वो ग्रो करता है। तो अब एक क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के ऊपर अगर ये इसकी ओवरलैपिंग हो गई है, एब्जॉर्प्शन हो गई है, एडजॉर्प्शन हो गई है,
तो उसमें ये होगा कि एक क्रिस्टल दूसरे क्रिस्टल के साथ वहाँ जो है उसकी एफिनिटी नहीं होगी, बल्कि एक दूसरे से वो रिपेलिंग में आ जाएंगे। और दिस इनहिबिट्स द फर्दर ग्रोथ एंड फेवर्स द डिसोल्यूशन रिएक्शन, तो वो इसको डिज़ोल्व फॉर्म में रखेंगे। प्रेसिपिटेट डिज़ोल्व्स एंड रिलीजेस द इनहिबिटर, और वही है जो इनहिबिटर इसमें हमने एब्जॉर्ब किया हुआ है, तो वो कंज्यूम नहीं हो रहा, तो इसको उसने उस प्रेसिपिटेट आउट नहीं होने देना है। और थ्रेशोल्ड, अब हमें इस डायग्राम में शो हो रहा है कि इनहिबिटर ब्लॉक्स मच ऑफ द क्रिस्टल सरफेस काजिंग डिस्टॉर्शन इन द क्रिस्टल लैटिस। जैसे हमें ये शो हो रहा है कि नेचुरली एक इसमें हमें नज़र आ रहा है कि क्यूब के क्रिस्टल्स काफ़ी बड़े हैं, तो अब थ्रेशोल्ड में उन्होंने उसको उसके साइज़ को कम कर देना है। और जब उनका साइज़ कम होगा तो लाज़िम बात है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर एक क्यूब काफ़ी बड़ा है, तो अब उस साइज़ के क्यूब्स जब बैठेंगे तो सरफेस एरिया कितनी जल्दी कवर होगा एज़ कम्पेयर टू द स्मॉलर क्यूब्स, अगर वो एक दूसरे के साथ मिल के तो वो ये डीलेइंग में, अब जो थ्रेशोल्ड है उसने क्रिस्टल ग्रोथ को डीले करना है, तो या ये कि उसकी क्रिस्टल डिस्टॉर्शन हो जाएगी और उसकी शेप क्यूब को राउंड फॉर्म में ले आएंगे, जिसमें ये टर्बुलेंस जो वेलोसिटी है उसके साथ ये ट्रैवल करते हुए ब्लीड ऑफ से हम सिस्टम से इनको बाहर निकाल देंगे। टाइटली एडहेरेंट स्केल डिपॉजिट्स डू नॉट फॉर्म बिकॉज क्रिस्टल्स दैट फॉर्म ऑन सर्फेसेस इज इंटैक्ट विद फ्लोइंग वाटर कैन नॉट withstand the mechanical force exerted by the water। वही कि जो क्रिस्टल्स जो हैं जब वो अपनी शेप चेंज करेंगे क्यूब से वो फ्लफ़ी एक राउंड शेप में आ जाएंगे, तो वो उनको सेटलिंग टाइम नहीं मिलेगा और वो सिस्टम से जो है वो किक आउट हो जाएंगे बाहर विद फ्लो ऑफ वाटर। और अब न्यूक्लिएशन डिसरप्शन को हम देख रहे हैं कि एक कोई न्यूक्लियस उसका बनेगा, उससे क्रिस्टल ग्रो होगी, तो उसके न्यूक्लियाई को ही इसने डिसरप्शन करनी है थ्रेशोल्ड इनहिबिटर्स ने। दीज इनहिबिटर्स हिंडर द इनिशियल न्यूक्लिएशन प्रोसेस ऑफ द स्केल फॉर्मेशन। एक तो ये कि क्रिस्टल बन गया, और एक ये है कि अभी उसका न्यूक्लियाई बना है फर्स्ट पार्टिकल और वो ग्रो करना शुरू करे, तो उसको मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू स्केल क्रिस्टल टू फॉर्म एन एग्रीगेट। लाजिम बात है एक के साथ दूसरा पार्टिकल मिलेगा तो क्रिस्टल ग्रो होगी, तो उसका न्यूक्लियाई ही नहीं बनने देंगे ये। एक्टिव क्रिस्टल ग्रोथ साइट्स आर ब्लॉक प्रिवेंटिंग दी फ्यूचर क्रिस्टल फॉर्मेशन। और जैसे हमें ये शो भी हो रहा है कि हमें ये एक क्यूब के साथ दूसरा क्यूब बैठ रहा है तो उससे स्केल ग्रो कर रही है, और या तो ये हम उसको डिस्पर्स फॉर्म में रखेंगे, वो एक दूसरे के साथ उनकी बाइंडिंग ही ना हो सके। सेम इज़ एक्सप्रेस इन दिस स्लाइड कि ये कैसे आयन की एग्रीगेशन हो रही है, न्यूक्लिएशन हो रही है एक, और क्रिस्टल न्यूक्लियस बन रहा है, और जिससे क्रिस्टल ग्रोथ करके और वो स्केल डिपोजिशन हो रही है। तो अगर इस न्यूक्लिएशन को ही अगर हम रोक दें तो ये स्केल डिपॉजिट हमें शो हो रहा है एट द एंड, ये इससे सिस्टम जो है वो बच जाएगा। अब तीसरा जो अहम पॉइंट है इस स्केल कंट्रोल में थ्रेशोल्ड इफ़ेक्ट है। थ्रेशोल्ड इफ़ेक्ट को हम समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, सब स्टैकोमेट्रिक लेवल पे बहुत थोड़ी क्वांटिटी में इसने काम करना है। जैसे हमें ये अगेन माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स शो हो रही हैं स्केल की कि क्रिस्टल्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, कैसे उनकी साइज़ को बड़े को छोटा किया गया, तो जो स्केल फॉर्मेशन है वो काफ़ी स्लो डाउन है। इफेक्टिव एंड वेरी लो पीपीएम सॉरी लो पीपीएम पे इनका डोज रेट जो है उस पर काम करेंगे and provide high degree of scale inhibition relative to their concentration. The term threshold reflects the fact that only minimal amount of inhibitor is required to achieve significant reduction in scaling. जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सब स्टैकोमेट्रिक लेवल पे काम करेंगे, बहुत थोड़ी क्वांटिटीज़ जो है वो स्केल कंट्रोल के लिए इनफ हो जाएंगी। अब इनकी टाइप्स क्या हैं? टाइप्स में थ्रेशोल्ड इनहिबिटर्स में फॉस्फोनेट्स हैं, वेरी वेल नोन, पॉलीमर्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, हाइब्रिड इनहिबिटर्स हैं। अब इनको वन बाय वन हम प्रॉम्प्टली देख लेंगे। फास्फोनेट्स एज थ्रेशोल्ड इनहिबिटर वो क्या हैं, कैसे काम करेंगे? फास्फोनेट्स आर की ग्रुप्स ऑफ केमिकल्स वाइडली यूज्ड इन स्केल कंट्रोल ड्यू टू देयर इफेक्टिव इनहिबिशन प्रॉपर्टीज़। They are versatile, effective at low concentration and play a crucial role in maintaining the
operational efficiency of various water treatment industrial systems. अब ये जैसे हमने फॉस्फेट्स की ट्रीटमेंट पहले हमने अपनी स्लाइड्स में डिस्कस की हैं, तो उसमें ये कहा जाता था कि उनकी डोज़ ज़्यादा होती है। जब उनकी डोज़ ज़्यादा होती है तो इटसेल्फ उसकी स्लज सिस्टम में बन जाती है। दैट्स वाई कि फॉस्फेट ट्रीटमेंट्स नॉर्मली इतनी प्रेफर नहीं की जाती। तो स्पेशलाइज्ड फॉस्फोनेट एंड पॉलीमर बेस्ड ट्रीटमेंट्स जो हैं वो ही इफ़ेक्टिव होती हैं। इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें केमिकल स्ट्रक्चर को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉस्फोनेट्स कंटेन वन और मोर फॉस्फोनिक एसिड ग्रुप्स, जैसे हमें स्लाइड में भी शो हो रहा है कि 2 फॉस्फोनिक ग्रुप्स जो हैं वो भी किसी कार्बन बैकबोन के साथ अटैच हैं। दिस यूनिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग कीलेटिंग प्रॉपर्टीज़, जो कीलेंट्स को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एंड एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द मेटलाइंस एंड क्रिस्टल सरफेसेस। जैसे हमें ये कैल्शियम आयन के साथ इसकी एक बॉन्डिंग नज़र आ रही है कि कैल्शियम को उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर लिया हुआ है। अब टाइप्स ऑफ फॉस्फोनेट्स वो क्या हैं हमारे पास? एक है हमारे पास अमाइनो ट्राई मिथाइल फॉस्फोनिक एसिड, जिसको ATMP कहा जाता है, और ये सूटेबल हैं फॉर कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम सल्फेट स्केल। जिन सिस्टम में कैल्शियम फॉस्फोनेट कैल्शियम सल्फेट का स्केल बनेगा वहाँ ATMP हमने यूज़ करना है। उसके बाद EDTMP इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा मिथाइलिन फॉस्फोनिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग सिक्वेस्ट्रिंग फॉर कैल्शियम एंड आयरन आयंस के तौर पे वाटर ट्रीटमेंट फार्मूलेशन में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है DTPMP डाइथाइलिन ट्राइमाइन पेंटामिथाइलिन फॉस्फोनिक एसिड ऑफर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन हाई टेम्परेचर एंड हाई अल्कलिनिटी सिस्टम्स। बॉयलर की ट्रीटमेंट में बेहतरीन काम इसने करना है। 1-हाइड्रोक्सी इथाइलिडीन 1,1 डाइफॉस्फोनिक एसिड HEDP, मोस्ट फेमस इन द फील्ड ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, commonly used for its stability and effectiveness against broad range of the scale types। तो ये broad spectrum में काफ़ी स्केल्स को ये एड्रेस करता है, दैट्स वाई इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अब इनके जैसे हमने इससे पहले भी इनके मैकेनिज़्म को डिस्कस करने की कोशिश की, तो अब ये जो फॉस्फोनेट्स हैं इनका मैकेनिज़्म क्या होगा, इनकी किलेशन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। फॉस्फोनेट्स कैन फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद मेटलाइन, कि वही जो कॉम्प्लेक्स है, कैल्शियम एक मेटल है उसके साथ उसने कॉम्प्लेक्स बनाना है, आयरन एक मेटल है उसके साथ उसने कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो उसमें डिपॉजिट्स जो हैं वो कंट्रोल होंगे। कैसे कि उन प्रिवेंटिंग दीज आयन फ्रॉम प्रेसिपिटेटिंग इन द स्केल फॉर्मिंग रिएक्शंस। तो इनकी प्रेसिपिटेशन को बाय मोड ऑफ किलेशन जो है इन्होंने करना है। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड इनहिबिशन इनकी। At substoichiometric levels, phosphonates absorb onto the growing scale crystal surfaces, disrupting the crystal growth and preventing scale formation। और वही थ्रेशोल्ड इफेक्ट सबस्टाइकोमेट्रिक लेवल पे लो ppm पे इन फॉस्फोनेट्स से काम कर रहे हैं। क्रिस्टल लैटिस डिस्टॉर्शन by integrating into the growing crystal lattice, phosphonates distort the structure, making it difficult for crystal to continue growing। तो जैसे क्रिस्टल डिस्टॉर्शन करने का उसकी ग्रोथ को इन्होंने स्टॉप करना है। अब पॉलीमर्स की हम बात करें, जैसे हमने फॉस्फोनेट्स की बात कर ली, थ्रेशोल्ड इनहिबिटर्स की बात कर ली, अब आ जाते हैं पॉलीमर्स। Polymers are extensively used in cooling water system to control scale forming, fouling and corrosion। Their effectiveness in preventing scale deposit on heat exchanger surfaces and piping system is crucial for maintaining the efficiency and longevity of these systems। कि सिस्टम में अगर हमने corrosion को, स्केल को और फाउलिंग को, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है तो हमें पॉलीमर बेस्ड ट्रीटमेंट्स की तरफ आना पड़ेगा। अब उसमें सबसे पहले PAA पॉली एक्रिलेट्स हैं। पॉली एक्रिलेट्स की लीनियर पॉलीमर डिराइव फ्रॉम एक्रेलिक एसिड, और इनके भी आप इनहिबिशन और मोड ऑफ एक्शन इनको भी इंशाल्लाह 1 बाय 1 हम देखेंगे। जैसे इसका ये भी एडजॉर्प्शन ऑन टू द सरफेस ऑफ द ग्रोइंग क्रिस्टल्स, कि ये चूँकि लॉन्ग चेन पॉलीमर्स हैं तो जो क्रिस्टल बनी क्रिस्टल के इर्द गिर्द इसकी रैपिंग हो गई, तो इसने एब्जॉर्प्शन और रैपिंग के साथ तो अब क्रिस्टल ग्रो भी नहीं करेगी
पर क्रिस्टल ग्रो नहीं करेगी तो लाजिम बात है स्केल फॉर्मिंग फिनोमिना जो है वो स्लो हो जाएगा, हिंडर्ड हो जाएगा, hindering their growth and promoting the dispersion of the small crystal particles। जैसे हमें ये शो हो रहा है कि कैसे कैल्शियम आयन के इर्द गिर्द इसने अपनी इनकॉर्पोरेशन की, और एक तो उसने वहाँ कैल्शियम को इनकॉर्पोरेट करके और पॉलीएक्रिलेट्स जो हैं अगर वो सोडियम साल्ट है तो उसके साथ एक किस्म की सिस्टम के अंदर रहते हुए आयन एक्सचेंज भी हो जाएगी कि जो कैल्शियम है उसको इनकॉर्पोरेट करके और उसको डिपोजिशन से बचाना है, उसने सिस्टम के अंदर उसने डिपॉजिट नहीं होना। एप्लीकेशन PAA की क्या है? इफेक्टिव अगेंस्ट कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट एंड अदर मिनरल स्केल्स। वाटर ट्रीटमेंट लेक्चर्स को कंटिन्यू हम कर रहे हैं। पॉलीमर यूज्ड एज थ्रेशोल्ड इनहिबिटर्स। अब उसमें सोडियम पॉलीएक्रिलेट PA और SPA। सोडियम पॉलीएक्रिलेट नॉर्मली जो यूज़ होते हैं वो स्केल इनहिबिशन और डिस्पर्सिंग एबिलिटीज़ इनके अंदर हैं, तो ये डिफरेंट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स में ये इनका ब्रॉड यूज़ है। ऐसे ही एक्रिलेट्स कोपॉलीमर्स हैं। दीज इंक्लूड कोपॉलीमर्स लाइक एक्राइलिक एसिड, मैलिक एसिड कोपॉलीमर AA/MA विच इनहांस स्केल इनहिबिशन प्रॉपर्टीज़। तो ये एक बहुत अच्छे पॉलीमर्स और स्केल डिस्पर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका यूज़ वाइडली होता है। अब थोड़ा सा हम ये पॉलीमर्स एज थ्रेशोल्ड इनहिबिटर्स में थोड़ा सा अब हम ग्लैंस में इसको चलेंगे, थोड़ा सा स्पीड में अब चलेंगे क्योंकि प्रेजेंटेशन काफ़ी लंबी हो गई हुई है हमारी। PAA पॉलीएक्रिलिक एसिड और widely used polyacrylate for controlling scaling especially in cooling water system। PAA जो लोग वाटर ट्रीटमेंट फॉर्मुलेशंस के साथ फैमिलियर हैं वो इस या वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स का यूज़ करते रहते हैं, दे नो वेरी वेल अबाउट इट। एक्रिलेट मेलिएट कोपॉलीमर्स और they are used for their enhanced performance in preventing calcium carbonate and sulfate scales। तो ये डिफरेंट किस्म के पॉलीमर्स हैं, इनमें से कोई एक या कॉम्बिनेशन में आप वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही आपको ये जैसे शो हो रहा है एक्रिलेट फॉस्फोनेट कोपॉलीमर। These copolymers combine the properties of acrylates and phosphonates for improved scale inhibition in various water treatment applications। तो synergistic blends जहाँ इस्तेमाल होते हैं, हम चाह रहे होते हैं कि डिफरेंट चीज़ें एक सिंगल ड्रम थ्योरी के तौर पे हम वाटर ट्रीटमेंट में सॉल्यूशन ऑफ़र करें, उसके लिए आप ये कॉम्बो यूज़ कर सकते हैं। ऐसे पॉली एक्रिलिक एसिड PMA ऑफर गुड डिस्पर्सिंग properties and scale inhibition particularly in system with high temperature and pressures। तो बॉयलर्स में नॉर्मली PMA एक अच्छा अल्टरनेट के तौर पे इस्तेमाल होता है। ऐसे ही एक्रिलेट सल्फोनेट कोपॉलीमर यूज फॉर द स्ट्रॉन्ग एंटी स्केलिंग एंड डिस्पर्सिंग इफेक्ट्स स्पेशली इन चैलेंजिंग वाटर कंडीशन। नेक्स्ट एक्रिलिक एसिड एक्रिलेट कोपॉलीमर्स, दीज आर formulated to provide effective scale control and dispersing कैपेबिलिटीज़। ये जस्ट आपको नाम बताने थे कि कौन कौन से पॉलीमर्स जो हैं वो वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो सकते हैं। ऐसे ही एक्रेलिक एसिड आइटोकॉनिक एसिड कोपॉलीमर, दीज कोपॉलीमर्स आर इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग बोथ कैल्शियम कार्बोनेट एंड calcium sulfate scale formation। These polyacrylates and their copolymers are chosen based on specific water treatment requirements including the types of water system, water chemistry and nature of potential scale forming compounds। कि सिस्टम क्या है, कंडीशंस क्या है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, तो बहुत सी चीज़ों को सामने रखते हुए इसको हम डिज़ाइन करते हैं। अब अगर हम परसेंटेज की बात करें कि कौन सा पॉलीमर कितने परसेंट इस्तेमाल होगा, परसेंटेज ऑफ पॉली एक्रिलेट टू यूज इन स्केल इनहिबिटर कि जो काम भी करे सिस्टम के अंदर स्केल कंट्रोल भी दे हमें। पॉली एक्रिलेट कंसनट्रेशंस इन कमर्शियल स्केल इनहिबिटर फॉर्मुलेशन यूजुअली रेंज फ्रॉम 5 to 25% बाय वेट। तो 5 to 25%। अब ये देखा जाता है कि कैल्शियम का लोड कितना आ रहा है सिस्टम पे, तो उस पर फिर ये डिसाइड किया जाता है। कास्ट भी एक फैक्टर है, लेकिन एक्चुअल ट्रीटमेंट को ये देखा जाता है कि हाई स्केलिंग वाटर्स हैं तो उसमें लाजिम बात है पॉलीमर का थोड़ा सा लोड ज़्यादा रखा जाएगा उसमें। फॉर मोर टारगेटेड एप्लीकेशन द कॉन्सेंट्रेशन कैन बी एज लो एज 1
परसेंट आर एज हाई एज 50%। जब हम महसूस करते हैं कि हम डिमन वाटर यूज़ कर रहे हैं और सॉफ्टनर्स पे हैं, स्लिपेज ना होने के बराबर होगी कैल्शियम की, तो हम लो कंसंट्रेशन की तरफ आ जाते हैं। स्पेशली हाई प्रेशर बॉयलर्स की अगर हम बात करें तो उसमें इनकी कंसंट्रेशन को फिर हम कम रख लेते हैं। लेकिन ऐसे ही अगर हम हाई सेलाइन वाटर है उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं तो हमें ये एज हाई एज 50% तक भी हम इसको जा सकते हैं कि जो भी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट सिस्टम की उस वक्त हो उसको हम ज़रूर देखेंगे। When applied, polyacrylate based scale inhibitors are typically dosed into water system at concentration ranging from 1 to 10 ppm. Through the exact amount can vary, though the exact amount can vary on the severity of the scaling conditions and water chemistry. तो ये क्या बात है कि जब पोलीएक्रिलेट बेस्ड हम ट्रीटमेंट लेते हैं, इनहिबिटर लेते हैं, तो अब हम उस सिस्टम में नॉर्मली अगर फास्फोनेट की बात करें तो उसकी कंट्रोल पैरामीटर क्या होगा, 1 to 10 नॉर्मली लोग डिपेंड कर रहे होते हैं, 2 to 4 में भी इसको सेफ साइड पे समझा जाता है। लेकिन यह कि ब्रॉडली स्पेक्ट्रम और ये बात ये हो रही होती है कि जब भी रिज़र्व पीपीएम में डिटेक्ट हो जाए, इट्स मीन कि ये वो रिज़र्व है जो सरप्लस है इस वक्त सिस्टम के अंदर मौजूद है और सिस्टम यानी कि अपनी प्रोटेक्शन करने के बाद, फॉर एग्जांपल हम फास्फोनेट की बात करें, अगर फास्फोनेट हमें 1 ppm भी आ रहा है, इट्स मीन ये टेस्ट में वो फास्फोनेट आ रहे हैं कि जो अपनी प्रोटेक्शन, अपना रिएक्शन कंप्लीट करके मेटल के ऊपर अपनी जो भी इसने प्रेसिपिटेशन डिपोजिशन करनी है उसके बाद इसने टेस्ट में आना है। तो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव और एक कॉम्प्लिकेटेड सा लेक्चर था। चूँकि वाटर ट्रीटमेंट को हम अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हैं तो बहुत सी चीज़ों को समझने के लिए उनकी बेसिक्स को समझना ज़रूरी होता है। होपफुली आपको ये लेक्चर ज़रूर फ़ायदेमंद आपके लिए हुआ होगा। वो हमारे दोस्त जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो हमें इसमें करेक्ट भी कर सकते हैं अगर कहीं हमने कोई चीज़ छोड़ दी हो या कोई चीज़ को एक्स्ट्रा शामिल कर लिया हो, कोई चीज़ गलत हो गई हो, क्योंकि नॉलेज तो किसी की मीरास से ही नहीं है, वो तो जहाँ से मिले इंसान ले सकता है। तो बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल-केमिस्ट को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी टेस्टिंग प्रोसीजर या ऐसे ही वाटर ट्रीटमेंट के किसी लेक्चर के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।